यासीन आजाद साहब के फैसला आ गया, फैसले में कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन यानी सदर से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करें। वहीं ये भी कहा गया कि अप्रैल में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद तारीख बदली जा सकती है, मगर आइन में तो पाबंदी है 90 दिन की। तो क्या अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जहाँ तक आइन का तल्लक है, ये बात तो हकीकत है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन 90 दिन से तकरीबन 45 दिन तो निकल गए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो 45 दिन के अंदर देखना ये पड़ेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन होल्ड करें, और साथ में कंडीशन भी ये लगा दी कि एक सूबे में वो गवर्नर से मशावरत करें और दूसरे सूबे में वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करें। तो जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मशावरत का ताल्लुक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं एक बात इसीलिए कहता हूँ कि इतने हसास मामलात में बजाय इसके कि 3 जज बैठ जाएं या 5 बैठ जाएं, जिस तरह आर्टिकल 63 के वक्त 3 जज बैठे और उन्होंने फैसला दे दिया, और आइन में ये नहीं लिखा हुआ था कि जो लोग वोट डालेंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो हमने जजमेंट के अंदर ये तय कर दिया कि जो जी वो वोट काउंट हुआ, मेरे नज़दीक वो 63A के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो वो अपनी जगह पे एक मामला अपनी जगह पे है। अब जो सूरत हाल है मेरे नज़दीक, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डायरेक्शन दी कि एक सूबे में आप मशावरत करेंगे प्रेसिडेंट से और दूसरे सूबे में आप मशावरत करेंगे गवर्नर से, मैं इस जजमेंट के पोर्शन से एग्री इसलिए नहीं करता कि 57 जो इलेक्शन एक्ट है उसकी क्लास 2 में अगर पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तब इख्तियार रखता है डेट देने का जब नेशनल असम्बली डिज़ाल्व की गई हो, सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व की गई हों और फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह पे मौजूद ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो डेट दे सकता है। लेकिन यहाँ सदर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ये है कि आइन के आर्टिकल 48 के अंदर सदर पाकिस्तान वही काम कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको एडवाइस देगा। ठीक, पाकिस्तान जब आपको एडवाइस दे, मशावरत नहीं, मीनिंगफुल का वो बाउंड है टू एक्सेप्ट इट। किसी चीज को नहीं मानते आप वापस कर देंगे, लेकिन सदर बगैर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के कोई काम नहीं कर सकता। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो सदर को इख्तियार दिया, जबकि 18 अमेंडमेंट में ये इख्तियारात आपने आर्टिकल 105 में सूबाई गवर्नर्स को दे दिए। सिंपल ये कह देना कि पंजाब के गवर्नर ने असम्बली को तहलील नहीं किया, 48 घंटे में खुद ब खुद हो गई, और KPK के गवर्नर ने तहलील किया, लिहाजा पोजीशन डिफरेंट हो गई। आइन में मुझे कहीं बता दें कहाँ लिखा हुआ है कि एक सूबे में ये पोजीशन होगी, दूसरे सूबे में ये पोजीशन होगी। तो मैं इससे भी अब हमारा प्रॉब्लम ये क्या है कि जब ये एहसास मामले आते हैं तो बेंच बनाना ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी पे है, लेकिन सीनियर जजेस को इग्नोर कर देना और मखसूस जजेस को ही अपने साथ बैठा लेने से लोगों को इस बात का मौका मिलता है कि वो हमारे इदारे पे उंगली उठाते हैं। ठीक है यासीन आजाद साहब, ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट का मूड है, जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं इस पूरे मामले के बाद, लग नहीं रहा है कि वो कोई खास खुश हैं, और वो मानते भी हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का आया है। अभी ये मामला हाई कोर्ट्स में चल रहा है, तो क्या कोई चांसेस हैं कि जो हाई कोर्ट है उनके फैसले मुख्तलिफ निकल आए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वही फैसला आ जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरे नज़दीक हाई कोर्ट तो कोई फैसला नहीं करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट, उन्होंने जो ऑर्डर कर दिया हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। लोअर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ख़त्म कर दी। अब जो सूरत हाल है, जिस तरह से अभी बार डिस्कशन की बात थी, बाद हम लोग हर आदमी अपना ओपिनियन देता है, ठीक है, ओपिनियन देना हर आदमी का काम है, लेकिन कानूनी बात जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आप जैसे मंसूर अली शाह साहब का जजमेंट का आखिरी पैरा और जमाल साहब का आखिरी पैरा पढ़ें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो 23/2 को 2 जज साहिबान ने ऑर्डर किया था उसको उन्होंने एक किस्म का इंडोर्स किया। जरा जजमेंट को पढ़ के बात करें तो ज्यादा अच्छा है। आप जब वो इंडोर्स कर रहे हैं तो उन दोनों ने ये कहा था कि लोअर हाई कोर्ट में
केस की पेंडेंसी के दौरान जो 184(3) में कार्रवाई की जा रही है ये नहीं बनती, और यही 2 जजेस ने बाद में कहा। तो इसका मतलब उन 2 जज का जजमेंट और मंसूर अली साहब का और जमाल साहब का जो जजमेंट है उसमें भी यही हो गया कि 184(3) की कार्रवाई नहीं बनती, चूंकि प्रोसीडिंग ऑलरेडी लोअर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब जिस तरह की इंटरप्रिटेशन अब आई है वो जाहिर है कि उस जजमेंट के हवाले से मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मैडम भी यहाँ मौजूद हैं कि आपको यह याद होगा कि पनामा में अकामा के ग्राउंड में जब आपने जजमेंट दिया तो जजमेंट में क्या था कि 2 जजों ने अपना फाइनल जजमेंट दिया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कि आसफ सैयद खोसा साहब ने और जैसे गुलजार ने जजमेंट डिसाइड कर दिया, उन्होंने अपने ओपिनियन डिटेल से दे दिया। बाद में जो GIT की रिपोर्ट आई, 3 जज साहिबान ने केस चलाया, 3 जज साहिबान ने केस चलाया, जजमेंट उन 3 को ही देना था। अगर उस जजमेंट को, ओरिजिनल जजमेंट को निकाल के पढ़ें तो आपको हैरानगी हो जाएगी कि 3 जज जजमेंट लिख रहे हैं, लेकिन बाद में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है 5-6 पेज का, उसमें जस्टिस आसिफ सैयद खोसा ने भी दस्तखत किए हैं और उसमें दस्तखत किए हैं जस्टिस गुलजार ने भी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने JIT की कार्रवाई के बाद आप उस बेंच का हिस्सा थे ही नहीं, तो आपने ऑर्डर पे कैसे साइन कर दिए? मैं इसीलिए कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट इस बात का डिमांड करते हैं कि उन जजमेंट को बैठ के फुल कोर्ट बैठे, बिल्कुल बिल्कुल, और उन जजमेंट को रिविजिट करें।